हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था, लगभग सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। एक लास्ट में टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ पर जो बैटरी करके वहाँ पर टॉपिक है, बैटरी और कोलोजन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आज उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैटरी के बारे में बताऊंगा, क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है। जो भी चीज़ आपके एनसीईआरटी में दिया गया वही सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ वहाँ पर लास्ट में एक टॉपिक है वहाँ पर कोरोजन का, तो उसको भी यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बैटरी, अगर बैटरी की बात करते हैं तो आपको क्या बताता है कि बैटरी एक्चुअली में होता क्या है। जब एक या एक से अधिक शेल को हम क्या करते हैं, एक सीरीज में जोड़ करते, ठीक है, तैयार करते हैं, तो उसको हम बैटरी का नाम देते हैं। ऐसा समझ में। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि अगर बैटरी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपको ये कहता है, एनी बैटरी, अगर किसी बैटरी की हम बात करते हैं, एक्चुअली इट मे हैव वन और मोर देन वन शेल कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जब कई सेल को हम आपस में एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम एक उसको बैटरी का नाम देते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो जोन इसको बांटते थे। एक ऐसा था जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, और दूसरा था जहाँ पर आप बताओगे कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम कोई केमिकल रिएक्शंस करवाते थे। अब यहाँ पर क्या है कि आपको बताइए, जो बैटरी वगैरह एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है, वो क्या हो जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसका एग्जाम्पल होता है। तो आपके माइंड में सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर हम बैटरी पढ़ रहे हैं तो मतलब हम ये ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जहां पर कोई केमिकल रिएक्शन से हम खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपको कह रहा है कि कोई भी बैटरी हो, बैटरी का मतलब को यहाँ पर ब्रैकेट में रहता है, या फिर सेल हो, दैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली गैल्वेनिक सेल। और जब आपको पता है, जब केमिकल रिएक्शंस करा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो जो सेल बनता है उसको हम गैल्वेनिक सेल की कैटेगरी में रख देते हैं। तो जितने भी बैटरीज होते हैं सब गैल्वेनिक सेल के ही टाइप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, देखो पढ़ने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि बैटरी को दो हिस्सों में बांटा है। एक को कहा गया प्राइमरी बैटरी और दूसरे को कहा गया सेकेंडरी बैटरी। आज समझ में, दो हिस्सों में बांटा गया, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। तो सवाल आता है, प्राइमरी बैटरी को प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं। तो याद रखना, यहाँ पर प्राइमरी बैटरी ये ऐसी बैटरीज को कहा जा रहा है, फिर ऐसी सेल को कहा जा रहा है जो केवल एक बार क्या हो जाता है कि हम उसको जब खरीद के लाते हैं या फिर उसको बना देते हैं तो कुछ समय तक हम उसका यूज़ कर पाते हैं, और दोबारा उसका एक बार अगर वो डेड हो गया तो दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जो रीयूजेबल ना हो, हम लेके आए, इसका यूज़ किए, कुछ दिन तक चला, उसके बाद वो डेड हो गया, फिर उसको फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनकी भाषा में कहें कि हम ऐसी बैटरी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस केवल एक बार ही होगी। मतलब केमिकल्स तो बहुत सारे भर दिए गए, वो एक बार प्रोडक्ट बना दिए, फिर उस प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम उनको केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, दोबारा उनको फिर से चार्ज करके दोबारा उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। वो आ जाते हैं प्राइमरी बैटरी की कैटेगरी में। जैसे कि आपने वहाँ पर देखा होगा, जो क्लॉक वगैरह में लगता है, जो रेडियो वगैरह में पहले के टाइम पे जो पुराने रेडियो होते ना वहाँ पर यूज़ करते थे सब, तो वहाँ पर जो बैटरी, मोटी मोटी बैटरीज लगती थी, वो ट्रांजिस्टर वगैरह जो हो जाता है वहाँ पर जो बैटरी वगैरह लगती थी। ठीक है, तो वो आ जाते थे इसके एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पर लोग खरीद के लाते थे, उसको यूज़ करते। जैसे आप रिमोट की बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं, हम एज इमेजिनेशन आप सोच सकते हैं उसको। तो वो क्या हो जाता था, हम उसको खरीद के लाते हैं, यूज़ करते हैं, जितने महीने वो चलता है, फिर चलता है, फिर बाद में जब डाउन हो जाता है, एक दो बार ठोकते पीटते, कुछ दिन और काम किया नहीं तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है, हमें पता चल जाता है ये टोटली डाउन हो गया, तो हम उसको फेंक देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा खरीद के लाते हैं। तो ये प्राइमरी बैटरी वाले लोगों की बात हो रही है। तो चलो इसी पे हम बात करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स उसको पढ़ते हैं। फिर सेकेंडरी वाले की जब बात होगी तो उसको भी देखेंगे। और सेकेंडरी का मतलब क्या हो जाता है, जब प्राइमरी उनको कहा गया जिनको केवल एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, मतलब एक बार यूज़ हो गया, मतलब जब तक वो डेड नहीं हो जाता तब तक हम उसका यूज़ करते हैं, और एक बार जब वो डेड हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर जो सेकेंडरी बैटरी हम लोग यूज़ करेंगे, वो हम उसका यूज़ करते हैं, और वो जब वो डाउन मतलब डिस्चार्ज हो जाता है तो हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक सोर्स दे करके उसको फिर से चार्ज कर लेते हैं, और फिर उसका यूज़ करते हैं, फिर डाउन हुआ फिर से चार्ज कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आज के टाइम पे आपको पता है आपकी मोबाइल की जो बैटरी होगी, तो आपको पता है कि हम उसको क्या करते हैं, एक बार चार्ज कर लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते रहते हैं, फिर जब डिस्चार्ज होता है फिर से उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। ठीक है, इन्वर्टर वगैरह की बैटरी होती है, उसमें क्या होता है, आपको पता है कि जब वहाँ पर लाइट नहीं रहती तो क्या हो जाता है, वो वहाँ पर उसका यूज़ करते रहते हैं,
और काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करने के बाद आपको पता वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर जब लाइट आती है तो हम उसको फिर से कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर से वो चार्ज होता है, फिर कुछ घंटों के बाद फिर से काम करना शुरू कर देता है। तो जब सेकेंडरी बैटरी की बात आएगी तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में न जाने कितनी बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन प्राइमरी बैटरी वाले लोग, ठीक है, एक बार अगर टोटली डिस्चार्ज हो गए तो दोबारा हम उनका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे ही चर्चा होने वाली है और इसके एग्जांपल्स की बात आएगी। टाइप और बैटरी पे कहता है यहाँ पर, टाइप ऑफ बैटरी पे कहता है प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी बैटरीज की बात करते हैं, इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शंस अकर ओनली वन एंड आफ्टर यूज ऑफ अ पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। ठीक है, कुछ समय तक हम क्या करते हैं, जब उसको लाते हैं तो उसका यूज़ करते हैं और एक समय के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो वो डेड हो जाता है, दोबारा हम चाहे कुछ भी करें उसका हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी बैटरी। और प्राइमरी बैटरी में यहाँ पर जो हम एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, याद रखना हर कोई, ठीक है, एग्जांपल से ही आपसे पूछा जा सकता है। और प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल में बहुत फेमस बैटरी है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ड्राई शेल। ठीक है, ड्राई शेल या फिर इसका दूसरा यहाँ पर जो नाम है उसका, ठीक है, ड्राई शेल तो इसे कॉमन नेम है, नहीं तो इसको कहते हैं लेक्लेंशिया शेल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? लेक्लेंशिया शेल। अगर आपने कभी देखा होगा कि पहले के टाइम पे जो लोग यूज़ करते थे, मोटी मोटी बैटरियाँ होती थी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रेडियो वगैरह में खास करके जो रेडियो वहाँ पर उसको सुनते थे, वहाँ पर यूज़ करते थे, तो अगर आपने उसके ऊपर की लेयर वो डेड हो जाए, ठीक है, सब फेंक देते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं उसके ऊपर की जो कवरिंग है, चाहे वो प्लास्टिक है चाहे कागज़ की, जो भी, उसको हटाते हैं। जो हटाते हैं तो उनको एक सिल्वर कलर की और कवरिंग वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जब उसको हटाते हैं एक सिल्वर कलर की कवरिंग मिलती है, एक्चुअली में जिंक की कोटिंग होती है, जिंक का एक वहाँ पर कप होता है, और जब उसको फोड़ देते हैं तो आपको उसके अंदर एक ब्लैक कलर की एक मेटल, एक रॉड टाइप का आपको दिखता होगा। ठीक है, जैसे पेन नुमा ऐसा एक रॉड टाइप का आपको दिखता है। तो वो जो हो जाता है कि वो क्या हो जाता है, कार्बन की रॉड होती है। ठीक है, और उसके बीच में आपको वहाँ पर बहुत काले काली चीज़ें वहाँ पर आपको ऐसा जब फोड़ते हैं ना आपके हाथों में लग जाता है, बहुत ब्लैक ब्लैक वहाँ पर दिखता है। ठीक है, ऐसा पेस्ट नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। वो कई लोगों का मिक्सचर होता है, उसमें हम MnO2 डालते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ZnCl2 डाल देते हैं, जिंक क्लोराइड, NH4Cl डाल देते हैं, और उसके अलावा कार्बन ब्लैक वगैरह भी वहाँ पर डाले रहते हैं। तो इतने लोगों का एक पेस्ट होता है। ठीक है, उसी बैटरी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो आपको ये बताया गया, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन आवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स। इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। घड़ी वगैरह जो होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं, दीवार घड़ी जो होती है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर सिल्वर कलर का आपको थोड़ा जो दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं जिंक कप, जो कि किसका काम करता है, एनोड। और बीच में जो मैंने आपको कहा था यहाँ पर कोई एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर मिलती है वहाँ पर ऐसा ब्लैक कलर की, तो उसको हम कहते हैं कार्बन रॉड, जो कैथोड का काम करता है। और इसी के बीच में कुछ केमिकल्स वहाँ पर भरे होते हैं, जब आप कभी देखे होंगे तो नहीं देखे होंगे तो आपको पढ़ना तो है ही, तो आप यहाँ पर ऐसा समझिए, इमेजिनेशन करिए। इसी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ये और जिंक कप के बीच में वहाँ पर गैप होता है। ठीक है, तो उसी के बीच में वहाँ पर केमिकल्स भरे जाते हैं, पेस्ट भरा होता है जिसमें MnO2 होता है, कार्बन ब्लैक होता है, NH4Cl, और एक और केमिकल आप लिख सकते हैं यहाँ पर ZnCl। तो इतने केमिकल्स वहाँ पर भरे होते हैं, वो पेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितनी भी मैं बैटरी पढ़ाऊँगा, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, इसमें किन बातों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा भाई एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा उसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए गए हैं। क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर कितना वोल्टेज वहाँ पर डेवलप होता है। यही सारे क्वेश्चन, एनोड पे कैसी रिएक्शंस हो रही, कैथोड पे कैसी रिएक्शंस, इसी पे हम लोग का टोटल फोकस रहेगा। तो चलिए यहाँ पर लेक्लेंशिया शेल या फिर ड्राई शेल का ये तो अपने यहाँ पर फिगर देगा, इसमें कुछ काम की बातें सुनते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, ठीक है, इसमें क्या बताता है, कह रहे हैं कि द शेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर। जो सेल होता है वो एक जिंक कंटेनर का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। तो हमें पहला पॉइंट मिल गया कि लेक्लेंशिया शेल या फिर ड्राई शेल में एनोड का काम कौन करता है, बताओगे, जिंक। जिंक का एक कंटेनर होता है, वो क्या कर जाता है, वहाँ पर एनोड का काम करता है। फिर अगला सवाल आएगा, तो कैथोड का काम कौन कर रहा है, तो हम बताएंगे कैथोड इज अ कार्बन। कार्बन का रॉड होता है, कार्बन, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट क्या हो जाता है, कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। ठीक है, रॉड वो क्या होता है आपका, कार्बन की जो रॉड है फिर ग्रेफाइट की जो रॉड है वो हमारा कैथोड होता है, और जिंक क्या हो जाता है वहाँ पर, एनोड का काम करता है।
फिर जो कार्बन का रॉड है, और अब बताओ कि यहाँ पर एनोड कप, जैसे मान लेते हैं ऐसे, आप यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे जिंक का एक कप है, यहाँ पर ऐसा पूरा राउंडेड है, और बीच में क्या हो जाता है ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये मान लेते हैं कार्बन की वहाँ पर रॉड है, ऐसे यहाँ पर ऐसा डिप होता है, ठीक है ऐसे। तो ये कैथोड का काम करता है, और यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा, ठीक है, ये कंटेनर एक कपनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, वो जिंक का होता है, ये एनोड होता है, और बीच में जो यहाँ पर रॉड ऐसे पड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं वहाँ पर कैथोड बोलते हैं। तो ये बताएगा, और इनके बीच में अगर आप देखें गैप भी तो है, बताओ ये तो बीच में है, ये तो एकदम सरफेस पे है, इसके बीच में जो गैप होता है वहाँ पर कुछ पेस्ट भरे होते हैं, ठीक है, रॉड सराउंडेड बाई ए पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन से भरा होता है, और साथ साथ क्या होता है, फिर यहाँ पर ये तो रहते हैं उसको चारों तरफ से घेरे होते हैं, फिर आगे बोलता है द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाई अ मॉइस्ट पेस्ट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। तो ओवरऑल हमें वहाँ पर अगर टोटल देखा जाए, ये भी तो वहाँ पर हैं, तो हम कह सकते हैं टोटल जो भी पेस्ट हमें मिले हैं उस पेस्ट में आपको ये लोग भी मिल जाएंगे, MnO2, ठीक है, कार्बन मिलेगा, कार्बन का मतलब कार्बन ब्लैक, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड मैंने कहा, और कौन, ZnCl2। इतने लोगों का एक पेस्ट वहाँ पर भर दिया जाता है, ठीक है, एनोड और कैथोड के बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या भरा गया। फिर अगर पूछा जाए चलो ठीक है भरा गया, और आपको पता है इतना, तो अगर ये एक गैल्वेनिक शेल की तरह काम कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस होती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, और केमिकल रिएक्शंस होगी, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले लेक्चर में आपको बताया वहाँ पर, ठीक है, कि एनोड किसका बना था, कैथोड किसका बना था, एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल, क्या क्या रिएक्शंस होती थी। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं भाई एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होनी चाहिए, तो अब बताओगे यहाँ पर इतना तो हमें पता है, एनोड पे जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड किसका बना है, जिंक का, ठीक है, जिंक का एनोड था। तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है, जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, जिंक का क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2+ बनाता है, और आपको पता है 2+ बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और ये पूरी घटना आपको साफ साफ दिख रही है भाई, 0 से 2+ होने का मतलब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, आ समझ। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड, अगर कैथोड पे रिएक्शंस की हम बात करते हैं, तो कैथोड किसका अगर हम बात करते हैं था, वहाँ पर किसका है, कार्बन का है, कार्बन का है, लेकिन वहाँ पर उसको हम चारों तरफ से किससे सराउंड किए थे, MnO2 और कार्बन वगैरह से। तो याद रखना यहाँ पर MnO2, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन Mn का देखा जाए +4 है, ये अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आयन से रिएक्शंस करता है, और इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो जो यहाँ पर एनोड पे निकाला गया है जिंक के द्वारा, वो उसको लेते हैं, और ले करके यहाँ पर आपको ध्यान देना, क्योंकि आपसे ये रिएक्शंस भी पूछी जा सकती है कि लैक्रेंशियस शेल में कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होती है। तो आपको याद रखना है MnO2 अमोनियम आयन से रिएक्शंस करता है और इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, MnOOH है, क्या है, MnOOH बनाता है, और यहाँ पर जब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, +3। और बताओ अगर कोई भाई +4 से +3 हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, और जो घट रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। वैसे भी हमें पता होना चाहिए कैथोड पे ऑलवेज क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का, कैथोड पे किसका रिडक्शन हुआ, MnO2 का, रिडक्शन होकर क्या बना है, MnOOH बना है। और एक गैस भी निकल रही है, अगर आप ध्यान दें, कौन सी गैस निकल रही है, अमोनिया। तो सवाल आता है इसका मतलब जो हम बैटरी यूज़ करते हैं, ठीक है, लैक्रेंशिया पे ड्राई शेल यूज़ करते हैं, क्या वहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकलती रहती, इसका मतलब हम जिस सिस्टम इसका यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या वहाँ से आपको लगातार अमोनिया गैस बाहर निकलती रहेगी उस बैटरी से। देखो अमोनिया यहाँ तो निकल रही, कैथोड पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर MnO2 का रिडक्शन हुआ है, और अमोनियम आयन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, और अमोनिया गैस वहाँ से रिलीज हो रही होगी। लेकिन जैसे अमोनिया गैस का वहाँ पर फॉर्मेशन होगा तो याद रखना वहाँ पर घात लगाया बैठा है कौन, Zn2+, वो इसी की फिराक में अभी अमोनिया निकलेगा, जैसे अमोनिया निकलता है उसको पकड़ लेता है। सवाल पकड़ के करेगा क्या, पकड़ करके वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने लगता है, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, और कैथोड पे यहाँ MnO2 NH4+ इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ पर MnOOH बना। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलता है, बताओगे ये, और दूसरा कौन है, अमोनिया। लेकिन याद रखना अमोनिया जो रिलीज हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि वहाँ पर उस बैटरी से बाहर निकल जाएगा, उस अमोनिया को क्या किया जा रहा है, Zn2+ आयन जो कैथोड पे एनोड पे बना था, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ पर देखो बोलता है अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शंस फॉर्म अ
कॉम्प्लेक्स विथ किसके साथ, Zn2+ के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना देता। कौन सा कॉम्प्लेक्स, ZnNH3 का होल 4 2+, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये देखते हैं Zn2+ 4NH3 4 अमोनिया से रिएक्शन करके ZnNH3 का होल 4 2+ बना देता है। ठीक है, ZnNH3 का होल 4 2+ बनाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। आ समझ में। और एक और आखिरी लाइन यहाँ पर याद रखनी है, जो ड्राई शेल है हमारा या फिर लैग्रैन्जियन शेल में कभी अगर पूछा जाए लगभग कितना सेल पोटेंशियल, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था जब वो एक सेल की तरह काम करता तो पोटेंशियल जनरेट करेगा, है कि नहीं। हमने कहा कैथोड माइनस एनोड, तो सेल पोटेंशियल पता चल जाता था। और कितना पोटेंशियल यहाँ पर आता है तो आपको बताया गया 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल, नियरली लगभग इसके आसपास का पोटेंशियल वहाँ पर डेवलप होता है। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको। बताओ लैग्रैन्जियन शेल एनोड किसका बना होता है, जिंक का। चलो कैथोड किसका बना होता है, कार्बन ग्रेफाइट का। पेस्ट कौन कौन से भरे होते हैं, आप बताओ कि वहाँ पर MnO2 है, और कौन कौन से, कार्बन भी यूज़ किया गया है मतलब कार्बन ब्लैक वगैरह, और क्या है ZnCl2, और कौन सा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये पेस्ट वहाँ पर भरे गए। अच्छा अगर हमसे पूछा जाए एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुआ, अब बताओ Zn ने Zn2+ का फॉर्मेशन किया मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। चलो कैथोड पे बताओ क्या बना था, अब बताओ कैथोड पर MnO2 अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन से रिएक्शंस करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है, MnOOH बनाया था, याद रखना MnOOH और अमोनिया गैस को प्रोड्यूस किया था। चलो ये तो हो गई वहाँ पर इसके एनोड और कैथोड की रिएक्शंस। वो जो अमोनिया निकल रही थी क्या वो बाहर भी निकल जाती है, बताओ कि नहीं। अमोनिया जो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है उसको Zn2+ आयन पकड़ करके एक अपना कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, ZnNH3 का होल 4 2+, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और वहाँ पर टोटल कितना पोटेंशियल, लगभग नियरली कितना पोटेंशियल के आसपास पोटेंशियल डेवलप होता है, 1.5 वोल्ट के साथ। ठीक है, 1.5 वोल्ट के आसपास का वहाँ पर डेवलप होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी, ड्राई सेल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ड्राई सेल पहली बात तो आपसे बहुत और भी बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, तो ये पूछेगा भाई ड्राई सेल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी बैटरी के सेकेंडरी, आप तुरंत के तुरंत कहोगे प्राइमरी बैटरी। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी में एक दूसरा एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है मरकरी शेल। ठीक है, प्राइमरी बैटरी में एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, नाम क्या भैया इसका, मरकरी शेल। हाँ समझो, तो मरकरी शेल आपने कभी देखा होगा जो वॉचेस वगैरह में यूज़ होते हैं, या फिर हियरिंग एड्स होते हैं, जो कान वगैरह की जो मशीन होती है, फिर वॉचेस वगैरह आप देखे होंगे अगर कभी वहाँ पर उसको ओपन किया होगा, वैसे बटन टाइप का होता है ना वो छोटा सा, ठीक है, सिल्वर कलर का बटन टाइप का होता है वो, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, प्राइमरी। ऐसा नहीं होता है कि एक बार वो डिस्चार्ज हो गया था हमने उसको फिर से वहाँ पर झटके दिए, ठीक है, तो फिर से चार्ज हो जाए फिर 6 महीने चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक वो काम करता है, ठीक है, वो काम करेगा, फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर हम इसको फेंक देते हैं या फिर जो भी होगा रिसाइकलिंग के लिए, फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरी बैटरी खरीद के लाते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मरकरी शेल। क्या बोलते हैं भाई इसको, मरकरी शेल। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये तो यहाँ पर काट करके सब आपको काट करके दिखा है इसके अंदर का हिस्सा, नहीं तो आपने इसको देखा होगा। बताया कि सूटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, जहाँ पर बहुत माइनर से करंट से ही काम चलने वाला होता है, तो वहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपके एनसीईआरटी में लिखता है हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। देखो मैंने इसमें वही सारी चीज़ें लिखी जितनी आपकी एनसीईआरटी में, अब एनसीईआरटी की बुक ओपन करके भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, क्योंकि वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा, एक लाइन भी फालतू का बाहर का कुछ नहीं लिखा गया, तो ये फिगर वगैरह उसी के हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई हम किसी भी शेल को पढ़ेंगे, किसी भी बैटरी को पढ़ेंगे, हमारा उद्देश्य होगा एनोड किसका, कैथोड किसका, एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, अगर वोल्टेज वगैरह भी बता रहे हैं एनसीईआरटी में तो वोल्टेज कितना होगा, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज है, कुछ बातों पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एनोड है, एक एनोड कप होता है जो सब हम लोग देखते हैं ऊपर से जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, और यहाँ पर गैस्केट यूज़ किया गया है, सेपरेटर है जो इन दोनों को अलग करता है, कैथोड और एनोड को, फिर यहाँ पर सेल कैन भी यूज़ करते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं होता क्या। सबसे मेन ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन उस फिगर से नहीं, आपको यहाँ पर सबसे मेन है इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है। सबसे पहली बात आएगी भाई एक मरकरी शेल में एनोड किसका बना होता है, तो आपका जवाब होगा कि कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी। किससे बना होता है, जिंक मरकरी या फिर जिंक अमलगम भी बोल सकता है, अगर लिखना हो तो ZnHg। मरकरी शेल का एनोड किसका बना होता है, जिंक अमलगम या फिर ZnHg या फिर जिंक मरकरी का बना होता है। अच्छा ड्राई सेल का, लैग्रैन्जियन शेल का क्या था, अब होता केवल जिंक, यहाँ पर जिंक मरकरी, ठीक है। तो कैथोड किसका बना है, कह रहे का पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन, HgO एंड कार्बन, लेकिन हम मेनली किसको कहते हैं HgO। HgO का क्या हो जाता है, कैथोड बना होता है, जो कि पेस्ट रूप में होता है। कैसा होता है, पेस्ट नुमा होता है, वहाँ पर वो कैथोड का काम करता है। तो हमसे पूछा गया भाई कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो यहाँ पर कहता है पेस्ट ऑफ
KOH एंड ZnO। पेस्ट होता है किसका? KOH का। KOH और ZnO का पेस्ट होता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। एनोड किसका? जिंक अमलगम का, ZnHg का। ठीक है, कैथोड किसका? HgO का। पेस्ट कौन सा? KOH एंड अब बताओगे ZnO। ठीक है, अब सवाल आता है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन, ये तो हमें पता है, चाहे जो भी होगा इतना तो कंफर्म है, वो क्या करेगा वहां पर पता है, ऑक्सीडेशन ही होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ZnHg है, यहाँ पर ऐसा मान के लो जिंक का वही है। ठीक है, यहाँ पर ZnHg में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। और यहाँ पर OH माइनस मैंने कहा था, वहाँ पर पेस्ट में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइट KOH एंड ZnO मिलाया था ना, तो वहाँ से KOH को पकड़ लेते हैं, उसका OH माइनस, और जा करके यहाँ पर क्या बना है, जिंक का ऑक्साइड, यहाँ पर इसका 2+, तो 0 से 2+ हो गया। तो अब बताओ कि यहाँ पर इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर वाटर, और आपको बताया है कि भाई अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ही ऑक्सीडाइज हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। फिर सवाल आती है भाई तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई, कह रहे हैं जो कैथोड किसका बना था, HgO का। ठीक है, यहाँ पर वाटर और क्या इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं ZnO के अलावा, हाँ होते रहे। तो बताया कि वही लोग आकर के यहाँ पर HgO से रिएक्शंस करते हैं और Hg को कहाँ पर पहुँचा देते, बताओ HgO को Hg में। यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ रहा करता था, लेकिन जब इसकी मुलाकात वाटर और इलेक्ट्रॉन से हुई तो अब ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर में हो गया, मतलब अब इसका रिडक्शन हो गया। और साथ साथ फिर से यहाँ पर OH माइनस बना, जो कि यहाँ पर यूज़ किया गया था। ठीक, तो एनोड पे ZnO का फॉर्मेशन हो रहा है, कैथोड पे Hg और OH माइनस यहाँ पर बन रहे हैं। अब ओवरऑल रिएक्शंस अगर आप देखो, इन दोनों को आप ऐड कर दो, 2OH माइनस 2OH माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप बताओगे ZnHg, ठीक है, नहीं कैंसिल होगा। और कुछ वाटर इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो इधर साइड कौन बचा बताओ, ZnHg, ठीक है। और कौन बच रहा है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड, HgO, और कौन, ZnO प्रोडक्ट साइड और Hg। आपको पता है इस पूरी रिएक्शंस में आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा ओवरऑल में, पर्टिकुलर में यहाँ पर OH माइनस था, यहाँ से जो OH माइनस यूज करता था घुमा के यहाँ से फिर दे देता था, यूज करता तो घुमा के दे देता। ठीक, तो मतलब हमारी मेन रिएक्शंस में कोई भी आयंस आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, हाफ रिएक्शंस में आपको यहाँ पर आयंस जो देखने को मिल रहे थे, वो तो फिर रिसाइकिल ऐसा हो रहा है, वहाँ पर सब घूमते जा रहे हैं, यहाँ से बन रहे हैं, जहाँ यूज हो रहा है फिर से ऐसा चल रहा है। तो इसलिए मेन रिएक्शंस में हमारे कोई भी आयंस आपको देखने को नहीं मिलते। ये मेन रिएक्शंस की ओवरऑल रिएक्शंस यहाँ पर है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में लिखी गई आपकी NCERT की बुक में, उसको हर कोई ध्यान देगा। और उसमें क्या बताता है, द सेल पोटेंशियल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, पहला क्वेश्चन, एक मरकरी सेल का लगभग कितना पोटेंशियल होगा, सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट। अच्छा, वो लैग्रेंज सेल का कितना था, 1.5 वोल्ट। ठीक है, फिर बताया गया, और ये और इंपॉर्टेंट लाइन कहता है, एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व any ion in solution whose concentration can change during its time। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बात हमेशा कोई याद रखेगा। यहाँ पर एक लाइन बोल रहा है, पहले इसको मैं सुनाऊँ आपको। कह रहा है कि इसका जो पोटेंशियल होता है 1.35 वोल्ट होता है, और जब तक ये चलेगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल, जब तक चलेगा, ठीक है, तब तक इसका पोटेंशियल फिक्स होगा, 1.35 वोल्ट ही होगा। ऐसा नहीं कि समय के साथ क्या हो जाता है, ये इसका पोटेंशियल घटता चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि मरकरी सेल में सेल का पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होता है। तो आपके पास जवाब होगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शंस में किसी भी आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पर कंसंट्रेशन पे, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर कह सकते हैं सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तभी यहाँ पर जब तक वो काम करेगा तब तक 1.35 वोल्ट पोटेंशियल के साथ ही काम करेगा। आया समझ में? तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर मे बी अगर वो बैटरी वाले टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं तो थोड़ा सा चांसेस कम रहता है इस टॉपिक से उठाने का, लेकिन आपको पता है कि सिलेबस कम हुआ है तो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये लाइन हर कोई जरूर ध्यान देगा, पोटेंशियल कितना है और कांस्टेंट क्यों होता है। कोई भी आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आयंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ होता तो कंसंट्रेशन में चेंजेस आते रहते, लेकिन ओवरऑल रिएक्शंस में आयंस नहीं है तो कंसंट्रेशन की सोल्यूशन की कांस्टेंट होती है। जब कांस्टेंट होगा इसलिए पोटेंशियल भी फिक्स होता है। चलो, ये थे प्राइमरी बैटरी, केवल इतना ही पढ़ना था, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना था। ठीक है, प्राइमरी बैटरी के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी, और सेकेंडरी बैटरी के बारे में मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा हिंट दिया था
ऐसी बैटरी की बात कर रहे हैं जो थ्रू आउट द लाइफ, अपने पूरे जीवन काल में न जाने कितनी बार वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग उनको गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो ध्यान देते हैं। सेकेंडरी बैटरी में यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता है सेकेंडरी बैटरी या फिर सेकेंडरी सेल, जो भी रेंडमली हम बोलते रहे। अ सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाई पासिंग करेंट थ्रू it in opposite direction so that it can be used again। कह रहे हैं कि सेकेंडरी बैटरी की खास बात होती है, पहले तो हम उसका जब यूज़ करेंगे, जब हम यूज़ करते हैं तो डिस्चार्ज होता है। जब डिस्चार्ज हो गया तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सोर्स से, ठीक है, हम क्या करते हैं उसमें जो भी करंट चल रही थी, जो भी रिएक्शंस हो रही थी, केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, जब वो हम यूज़ कर रहे थे, मतलब हम उसको डिस्चार्ज कर रहे थे, तो जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही थी तो हम क्या करते हैं वहाँ पर उस रिएक्शंस को हम पलट देते हैं। कैसे पलटते हैं, अपोजिट करंट इलेक्ट्रिक सोर्स से, हम किसी बाहरी इलेक्ट्रिक सोर्स है उसमें अपोजिट करंट का फ्लो कराते हैं। जब अपोजिट करंट का फ्लो होगा तो केमिकल रिएक्शंस भी पलट जाती है। ठीक है, तो अब उसी की वजह से फिर वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। फिर जब चार्ज हो जाएगा हम यूज़ करेंगे, फिर से वो स्पॉन्टेनियसली आपस में रिएक्शंस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता जाएगा। जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बना देगा, आपका फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपोजिट करंट डाल करके फिर से उस प्रोडक्ट को कहते हैं चलो अब तुम्हारा टाइम आ गया, अब रिएक्टेंट बनो। फिर वो जाकर के रिएक्टेंट बन जाता है, फिर रिएक्टेंट बन के फिर से उसको स्टोर करते हैं, और जब उसका फिर से यूज़ करते हैं, फिर से वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने लगता है। तो वही यहाँ पर पूरी कहानी है। और इसमें पहला एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। और लेड स्टोरेज बैटरी जो कि हमको पता है कि जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उन सब में यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ जैसे इन्वर्टर सबसे अच्छा एग्जांपल है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, पता है कि उनको बार बार यूज़ करते रहते हैं, डिस्चार्ज होगा फिर से चार्ज करते हैं, फिर से यूज़ करते हैं, वही सारी चीज़ें। कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। ऑटोमोबाइल और इन्वर्टर्स में इसका हम यूज़ करते हैं। इसका यहाँ पर फिगर दिया गया है, फिगर में आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पर एनोड बताया गया है, यहाँ पर कैथोड है, ये एनोड है, और यहाँ पर 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशंस है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट्स हैं, नेगेटिव प्लेट्स हैं यहाँ पर हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अब यहाँ पर फिगर से आप क्या समझ पाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो है आप उस पर ध्यान दें। मेन पॉइंट में मैंने कहा था भाई एनोड किसका बना होता है, तो कहता है एनोड जो होता है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, लेड का एनोड बना होता है। किसका होता है, लेड, पीबी का एनोड बना होता है। तो कैथोड किसका बना होता है, PbO2 का। कहता है अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ अ लेड ऑक्साइड PbO2 एज अ कैथोड। ठीक है, तो याद रखना एनोड बना होता है लेड का, जबकि कैथोड बना है PbO2 का। हो सकता है बेसिक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, रेस्पेक्टिवली बताओ। सभी ऑप्शन में आपको वहाँ पर लिख दे, पहले में कहता है लेड का, कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा, फिर कहता है अगले में एनोड PB का बना होगा, कैथोड PbO2 का बना होगा, अगले ऑप्शन इसको पलट दे, अगले ऑप्शन में कहते दोनों PbO2 का बना होगा। ऐसे भी बना सकते हैं मे भी। तो याद रखना, आप बताओगे नहीं भाई एनोड बना होता है केवल लेड का, जबकि कैथोड बना होता है PbO2 मतलब लेड ऑक्साइड का। क्या, चलो ठीक है, एनोड और कैथोड को तो पहचान लिया कौन किसका बना होता है। अब अगला सवाल आता है कि यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया जाता है। तो आपको कहता है कि 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हर कोई ध्यान देगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कोई और नहीं है, कौन है यहाँ पर, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कितना 38% होता है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। तो बताया गया द सेल रिएक्शंस व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज या फिर यूज। हम जब यूज करते तो हम क्या करते हैं बताओ, डिस्चार्ज तो कर रहे हैं उसको। तो जब उसकी हम वो यूज कर रहे हैं या फिर उसका डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या सेल रिएक्शंस होती है, आप हर कोई ध्यान दो। यहाँ पर आपको यहाँ पर बता रहा है कि ऑक्सीडेशन के दौरान यहाँ पर क्या हो जाता है, PB, देखो ऑक्सीड एनोड पे जाते हैं, एनोड पे किसका बना था, लेड का बना था। और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन थे, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन से लेड रिएक्शंस करके क्या बनाने लगता है, PbSO4। आपको पता है PB जब था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, और जब PbSO4 बना रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, +2। इतना तो साफ साफ दिख रहा है भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये PB से PB2+ तभी हो सकता है जब वहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो एनोड पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है और PbSO4 2- मिलकर के PbSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सवाल आता है ठीक है, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो बताया गया कैथोड किसका बना है, बताओगे PbO2 का बना है। कहा कि ये भी उसी इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सल्फेट आयन और H+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इनसे रिएक्शंस करता है, और रिएक्शंस करके पता ये क्या बना रहे हैं, PbSO4 और वाटर।
अच्छा बताओ, कैथोड पे, एनोड पे क्या बन रहा था? PbSO4। कैथोड पे क्या बन रहा है? PbSO4। दोनों पे क्या बन रहा है? PbSO4। ठीक है, तो बस ये है कि वो Pb से PbSO4 बना रहे हैं, ये PbO2 से PbSO4 बना रहा है, और ये 0 से +2 में जा रहे हैं, और PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4। और पता है +4 से यहाँ पर कितना हो जाएगा? +2। तो इनका तो रिडक्शन हो रहा है, और साथ साथ ये भी हम देखेंगे यहाँ पर वाटर भी बढ़ रहा है। समझ ये एनोड की रिएक्शन और ये कैथोड की रिएक्शन हो जाती है। तो ओवरऑल रिएक्शंस पे अगर चर्चा करें तो क्या हो जाएगा? इन दोनों रिएक्शन को जोड़ लेंगे। जोड़ने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और कुछ तो कैंसिल हो ही नहीं रहा। ठीक है, SO4 SO4 और 4 हाइड्रोजन, मतलब क्या? ये दोनों मिलकर के 2H2SO4 बना देंगे, ये तो होगा। और यहाँ पर Pb प्लस PbO2, इधर PbSO4 PbSO4 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बताओगे यहाँ पर Pb एनोड वाला, PbO2 कैथोड वाला, दोनों H2SO4 से रिएक्शंस करके क्या बना रहे? दोनों यहाँ पर PbSO4 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर वाटर भी बन रहा है। ये रिएक्शंस का भी ओवरऑल रिएक्शन, लेकिन किसकी ओवरऑल रिएक्शंस है? जब हम उसका यूज कर रहे हैं, यूज करने का मतलब हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब ऐसी रिएक्शंस होती रहेगी वहाँ पर। अब सवाल आता है कि अगर उसको चार्ज करने लगे तो क्या होगा? ये भी आप यहाँ पर बात करें। जब चार्ज करेंगे तो पता क्या हो जाता है? मान लेते पूरा डिस्चार्ज हो गया। हम अगर ड्यूरिंग चार्जिंग की बात करते हैं, ठीक है, सेम यही चीज़ है। मान लेते काफ़ी Pb कन्वर्ट हो गया PbSO4 में, अब इनको कहा जाएगा वो उल्टे चलो। अब यहाँ पर रिएक्शंस उल्टा चलने लगा है, ये वाला जो अब मैं दिखा रहा हूँ। अब PbSO4 क्या बनाने लगे? आपको पता है Pb, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आपको पता है PbSO4 क्या बनाने लगेगा? PbO2। सेम रिएक्शन जब अपोजिट करंट का फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स से, जब ये डिस्चार्ज हो गया, इसको चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एनोड पे हम देख रहे क्या मिलने लगता है? Pb, और कैथोड पे अब क्या बनने लगे? आपका PbO2। लेकिन एक बात और, जैसे एनसीईआरटी में तो साफ साफ इसी को एनोड इसको कह रहा है, कैथोड इसको कह रहा है। एक्चुअली में वैसे हमें पता है एनोड उसको कहा जाता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड उसको कहा जाता है जहाँ पर रिडक्शन होता है। लेकिन जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाहर जब इसको चार्ज करते हैं, तो अगर आप खुद सोचो, जब चार्ज करेंगे ये 2+ से 0 हो रहा है, 2+ से 0 हो रहा है, मतलब जो एनोड अब हुआ करता था, अब उस दौरान चार्जिंग के दौरान अगर सच में एक सही कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोला जाए तो वो किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करने लगता है चार्जिंग के दौरान। और जो यहाँ पर कैथोड था, जब चार्जिंग होगी तो आपको पता है अब यहाँ पर ये 2+ से ये क्या हो जाएगा? 4+। और हर कोई जानता है एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है। जब चार्जिंग करेंगे अब कैथोड एक्चुअली में क्या हो जाता है? वो एनोड का काम करने लगता है। अब बहुत जगह क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि कौन सी रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन एनोड पे क्या होगा? ठीक है, तो एनसीईआरटी में तो साफ साफ इसी को ही एनोड माना गया। चार्जिंग के दौरान भी जो कहानी सुना रहे, कहता है एनोड पे Pb मिल जाता है और कैथोड पे PbO2 मिल जाता है। लेकिन अगर आप कोई बुक लगाते हैं, कुछ बुकों में वहाँ पर क्वेश्चन कहता है एनोड पे क्या होगा, और पता चला कि वहाँ पर ये सही करता है चार्जिंग के दौरान। और इस दौरान वो इसलिए सही कर रहा है उसको, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कह रहे भाई अब ये एनोड नहीं माना जाएगा, अगर हम चार्जिंग करें तब ये कैथोड माना जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है वहाँ पर कि 2+ से 4+ जाने का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन की घटना जहाँ पर होती है उसी को हम एनोड कहते हैं। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन है बच के रहना, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या कहता है, वो यही कहता है कि चार्जिंग के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग एनोड पे Pb मिलता है। लेकिन अगर सही शब्दों में देखा जाए वो एनोड नहीं है, वो क्या कहलाने लगेगा? कैथोड। लेकिन वो उसी एनोड को, जिसको शुरू में एनोड बोला गया, उसी एनोड के ही रिस्पेक्ट में सारी बातें बता रहा है कि वही एनोड पे अब Pb मिलने लगता है, और वही कैथोड पे अब वहाँ पर PbO2 मिलने लगता है। लेकिन अब जो बुक वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई अब इसको हम एनोड नहीं, इसको कैथोड कहेंगे। अब चार्जिंग के दौरान ये कहेंगे कैथोड पे Pb मिल रहा है और एनोड पे PbO2 मिल रहा है। तो इसलिए जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर देखना क्या कैसे बोल रहा है। ठीक है, वैसे ज़्यादा वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन तब भी आपको ध्यान देना। चलिए, अब आपको बता रहे हैं वहां पर वही कहानी सुना रहे हैं आपको, ऊपर जो मैंने आपको बताया। ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, एंड PbSO4 दोनों साइड, शुरू में जब डिस्चार्ज हो रहा था तो कैथोड और एनोड दोनों पर PbSO4 बना था। कह रहे PbSO4, ठीक है, एन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड टू, एनोड पे क्या बता रहा है? Pb, मतलब जिसको पहले शुरू में डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड माना गया, उसी को ही एनोड मान करके एनसीईआरटी लिख रहे हैं, भाई हम उसी को एनोड मान रहे हैं, उसी पे समझ लो, उसी पे Pb जा रहा है। और कैथोड पे कह रहे PbO2, मतलब जिसको उन्होंने एक बार एनोड मान लिया, उसी को ही एनोड मान करके कह रहे हैं उसमें Pb बन रहा है, और कैथोड पे PbO2, मतलब उसी रिएक्शन जैसे उल्टा बोल रहा है। लेकिन जब हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो फिर पता चलता है कि वहां पर वो एनोड कह रहे हैं और वहां पर Pb नहीं, वो किसको टिक कर रहे हैं? PbO2 को टिक कर रहे हैं।
तो वही है कि वहां पर वो, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अब वो अगला और डीप जा करके आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या अब भी उसको एनोड कहेंगे, क्या अब भी उसको कैथोड कहेंगे, जो पहले डिस्चार्जिंग के दौरान था, तो वो तो नहीं, वो पलट जाता है। तो चलो बस इस पर यही कुछ बातें यहाँ पर ध्यान देना। एक बार फिर से बता दो मैंने क्या क्या बताया आपको, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी की अगर बात करते हैं, एनोड किसका बना होता है, लेड का, कैथोड PbO2 का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, H2SO4 सल्फ्यूरिक, कितना परसेंट, 38%, ठीक है। एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन क्या बना, PbSO4, कैथोड का रिडक्शन हुआ क्या बना, PbSO4, ऐसा समझ में। तो ये आपको वहां पर ध्यान देना है। एक और बहुत ही यहाँ पर अच्छा सेल है जो कि सेकेंडरी सेल का ही एग्जाम्पल है, वह है निकल कैडमियम सेल। कौन सा, निकल कैडमियम सेल। Another important secondary cell is a निकल कैडमियम सेल, ठीक है। निकल कैडमियम सेल ये ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। बाहर से देखेंगे, अंदर का तो मैटर अलग रहेगा, अगर बाहर से देखेंगे तो आपको वहाँ पर ड्राई सेल की तरह ही नजर आएगा देखने में, ठीक है। लेकिन अंदर की बात करते हैं, यहाँ पर प्लेट लगी होती है, पॉजिटिव प्लेट, सेपरेटर, निगेटिव प्लेट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर प्लेट्स वगैरह लगी होती है। और आपको यहाँ पर कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ी बहुत बातें लिखते हैं। कहता है कि निकल कैडमियम सेल की ये खास बात है, थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है बनाने में, थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन चलता लंबा है, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कहते हैं इट हैज़ अ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल। अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं लेड स्टोरेज, उससे ज़्यादा लंबा चलता है, उससे ज़्यादा साल तक चलता है यहाँ पर, बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, लेकिन बनाने में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, खर्चीला होता है, ये आपको वहाँ पर बता रहे। फिर कह रहा है कि ओवरऑल रिएक्शंस ड्यूरिंग यूज एंड डिस्चार्जिंग, मतलब अगर ओवरऑल रिएक्शंस की बात करते हैं, जब हम यूज कर रहे हैं, यूज का मतलब क्या हो जाता है, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। तो आप बताओगे यहाँ पर कैडमियम NiOH के होल थ्रायस से रिएक्शंस करेगा, यहाँ पर निकल का होल थ्रायस है, यहाँ पर इसका +3 ऑक्सीडेशन, और कैडमियम अकेले है तो 0 है। तो अब कैडमियम का क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं भाई साहब, ऑक्सीडेशन, जबकि निकल आप देख रहे हैं होल थ्रायस से किस में पहुंच जाता है, होल ट्वाइस में, मतलब कि +2। तो ओवरऑल निकल कैडमियम सेल में अगर बात करते हैं, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल होता है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है, जबकि निकल का क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। और आपसे कभी ओवरऑल रिएक्शंस पूछा जा सकता है, ऐसे में भी हो सकता है, अगर पूछे तो याद रखना CD कहाँ पर पहुंच रहा है, CDO में, जबकि NiOH का होल थ्रायस पहुंच रहा है NiOH के होल ट्वाइस में, ठीक हो सकता है कल को NiO लिख दे, कुछ भी ऐसा लिख दे, याद रखना NiOH के होल थ्रायस से NiOH का होल ट्वाइस, यही रिएक्शन सेम NCERT में लिखी गई, वही यहाँ पर लिखा गया, वही आपको ध्यान देना, ठीक है। कहीं और कुछ लिख देता है तो उस पर मतलब नहीं रखना। तो यहाँ पर हो गया एक अगला, यहाँ पर हमने पढ़ लिया निकल कैडमियम सेल। तो ओवरऑल हमने 4 सेल पढ़े जो आपके NCERT में बताया गया, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एक पहला था वहाँ पर मैंने लैग्रैंज या फिर ड्राई सेल, दूसरा वहाँ पर था मरकरी सेल, तीसरा लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी कह सकते हैं, और चौथा वहाँ पर था क्या, निकल कैडमियम सेल। अब इन चारों में से 2 तो हमारे प्राइमरी थे, 2 हमारे सेकेंडरी थे। प्राइमरी कौन कौन से थे, अब बताओगे वहाँ पर कौन सा, ड्राई लैग्रैंज सेल और मरकरी सेल। एक बार यूज़ होगा, ठीक है, जब तक चलेगा, दोबारा हम उसको डिस्चार्ज होने के बाद, डेड होने के बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज हो गया मतलब वो समझ लो डेड हो गया। फिर अगला हम लोग बात करते हैं वहाँ पर लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम सेल। यहाँ पर ये दोनों के दोनों सेकेंडरी के एग्जाम्पल होते हैं, और यहाँ पर हम न जाने कितनी बार इनको चार्जिंग डिस्चार्जिंग से गुजारते हैं, ठीक। तो ये था बैटरी से जुड़ा हुआ टॉपिक यहाँ पर। और अगला हम लोग बात करते हैं, यहीं पर एक और टॉपिक है, उसका नाम है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन, इसको समझते हैं। कहा गया कि जब कोई मेटल खुले में ऐसे रख दिया कहीं पर, और उसकी संपर्क किससे हो रहा है, एयर से हो रहा है, ठीक है, वाटर से हो रहा है, इन सबसे अगर वो संपर्क में, उनसे कांटेक्ट में बना हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो क्या हो जाता है कि वो जो मेटल है, एयर और वाटर इन सबसे रिएक्शंस करके वो या तो अपना साल्ट बनाने लगता है या तो अपना ऑक्साइड बनाने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि मेटल की जो सरफेस है या फिर मेटल धीरे धीरे वहाँ पर, ठीक है, वो खर्च होने लगता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब बताओ कि वो खराब होने लगता है, उसकी वहाँ पर वो धीरे 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 क्या हो जाता है, कहते हैं ना, गलने लगता है, ऐसा कुछ हो जाता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल हर कोई जानता होगा कि आयरन जो हो जाता है, जैसे अगर हम लोहे की कोई रॉड वगैरह कहीं पर खुले में से रख देते हैं, कुछ समय बाद हम देखते हैं तो उसके ऊपर जंग लगता होता है, जिसको कहते हैं रस्टिंग, तो भी एक कोरोजन ही है। आयरन के ऊपर जब कोरोजन होता है तो उसी को हम रस्टिंग का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको पता है सिल्वर वगैरह होता है, ये सब भी टाइम टाइम पे आप देखते हैं उसका भी कलर गायब होने लगता है, ठीक है, फिर बाद में उसको सब धुलवाते हैं, तो वो भी क्या कर जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी क्या करता है, एयर, मॉइस्चर, एयर, वाटर, इन सबसे रिएक्शंस करके वो भी अपना ऑक्साइड वगैरह या फिर साल्ट वगैरह बनाने लगता है। तो ये कोरोजन के बारे में आपको बताया गया। और यहाँ पर हम रस्टिंग का एग्जांपल, मतलब कि आयरन के ऊपर कोरोजन कैसे होगा,
ठीक है, वो सारी चीज़ें। और आयरन को अगर बचाना है या फिर कोई भी कोरोजन कहीं पर हो रहा है, हम चाहते हैं कोरोजन ना हो, तो कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। पहले थ्योरी वाले पोर्शन को देखते हैं। कोरोजन कह रहे कोरोजन स्लोली कोट द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट विथ ऑक्साइड ऑफ अदर सार्ट ऑफ द मेटल। जब धीरे धीरे क्या हो जाता है, मेटल की सरफेस पे कोटिंग बनने लगती है, वो तो उनके ऑक्साइड की हो सकती है या तो उनका कोई साल्ट वहाँ पर बनने लगता है, तो इसी को हम कहते हैं भाई ये कोरोजन हो रहा है। और कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्नसिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का कलर वहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगता है, आप देखते हैं वहाँ पर उसके बाद गंदापन आने लगता है। टर्नसिंग ऑफ द सिल्वर डेवलप द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर वगैरह में थोड़ा सा आप देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर आने लगता है, ग्रीन कोटिंग, ठीक है। एंड अ ब्रोंज सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ये सब के सब कोरोजन के ही एग्जाम्पल होते हैं। आप समझ, किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के एग्जाम्पल होते हैं। फिर आपको बताया गया इन कोरोजन अ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल इज ऑक्साइड्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड। तो होता क्या है कि एक्चुअली वो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मेटल जैसे आयरन Fe था, पहले Fe के रूप में था, सॉलिड के रूप में, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब क्या हो जाता है Fe2+। और जब Fe2+ आयनिक फॉर्म में आ गया तो अब वो किसी का भी शिकार हो सकता है, ठीक है। तो आयनिक फॉर्म में आ गया तो एयर, ऑक्सीजन, वाटर जो है वो उससे रिएक्शंस कर सकेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालना इसको भारी पड़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और Fe2+ बनाया और तब तक वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह तो इसको ऑक्साइड बना दिया। तो क्योंकि आपको पता है मेटल रिएक्शन कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो ये आपको कह रहा है कि यहाँ पर फिर से मैं कह रहा है इन कोरोजन मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। वहाँ पर क्या करता है, फिर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने लगता है। कह रहे कोरोजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग, ये हर कोई जानता है, कहते हैं जंग लग जाना, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है। फिर कहा जाता है यहाँ पर अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वाटर और एयर। यही 2 लोग हैं जो आयरन के ऊपर रस्टिंग करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा जब हम लोग क्या करते हैं, उसको बचाते हैं, इसलिए कहते हैं उसको भीगे ना, ठीक है, उसको बचा करके रखते हैं, हवा ना लगे उस पर, तो उसके ऊपर कोई न कोई पेंट वगैरह, फिर और टेक्निकल में जाएंगे कोई न कोई मेटल की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम उसको बचा के रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर और बात करते हैं। कहा कोरोजन इज एसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। कोरोजन क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना मतलब इसका मतलब ये कह रहे हैं भाई यहाँ पर भी एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन होता है, कि यहाँ पर भी एनोड और कैथोड बन जाता है। कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने चल रहा हूँ, फिर यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कोरोजन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना बोल दिए ये लोग। अब सवाल है क्या होता होगा वहाँ पर, तो यहाँ पर इसे समझते हैं। मान लेते हैं एक लोहे की एक रॉड है, ऐसा आप समझो, इमेजिन करो, ठीक है। यहाँ पर एक लोहे की रॉड है, ऐसा कुछ वहाँ पर है आपके पास, ठीक है, ऐसा वहाँ पर ये रॉड है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना कैसे बनता है, कहता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पॉट को हम इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक स्पॉट है, यहाँ पर इस स्पॉट से कुछ आयरन क्या कर जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, आयरन को रिलीज कर देते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर Fe2+ बना दिए, ठीक है। और आपको पता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं कि वहां पर क्या, एनोड का काम करता है, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। इस पर्टिकुलर स्पॉट को जहां पर हमने देखा भाई एनोड का, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम एक नाम देते हैं एनोड, या फिर कह सकते हैं एनोडिक स्पॉट। आया समझ में, बताओ एनोडिक स्पॉट कहाँ पर कहेंगे, उस मेटल की कहाँ पर, जहाँ पर आप बताओगे इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुआ, एक स्पॉट यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए और बना देता हूँ, ऐसा एक स्पॉट। और इस स्पॉट को समझाना है तो मैं यहाँ पर ऐसा कह देता हूँ कि यहाँ पर इस स्पॉट पे कुछ लोग वेट कर रहे हैं। इनका कौन वेट कर रहे हैं, O2 और यहाँ पर H+ आयन, ठीक है। अब होता क्या है आप इसको समझे, जो इस स्पॉट पे जहाँ पर एनोड या फिर कह सकते हैं एनोडिक स्पॉट जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ पर आयरन ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि मेटल की पूरी सरफेस ही है कि नहीं भाई, मेटल की पूरी सरफेस ही है, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते 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 इस दूसरे स्पॉट पे पहुंच जाता है, ठीक है। और इस स्पॉट पे H+ आयन और कौन आपका O2, ये सब मिल करके इलेक्ट्रॉनों के साथ यहाँ पर क्या करते हैं आपको पता है, वाटर को बना देते हैं। क्या बना देते हैं, वाटर,
और अब बताओ यहाँ पर आपको पता है कि ऑक्सीजन 0 था और -2 हो जाता है, मतलब क्या बता रहे हो, ये O2 से H2O में जा रहा है -2, 0 से वहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पे होता है। इसका मतलब ये कैथोड का काम कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे भाई ये तो होगा कैथोडिक स्पॉट। तो पहले बताओ कैथोडिक और एनोडिक स्पॉट क्लियर हुआ, तो अब बताओगे जहां पर आयरन ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया उसको एनोडिक स्पॉट, क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन की घटना घटी। फिर इलेक्ट्रॉन चलते चलते कहीं पर उसकी मुलाकात हो जाती है वो ऑक्सीजन से, और वहां पर H+ आयन भी, तो उनसे मुलाकात होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पकड़ता है और H+ आयन को लेता है और बना देता है वाटर, और वाटर बना देता है। तो हमने कहा भैया इसका मतलब यहाँ पर तो रिडक्शन हो रहा है, तो कहा गया हाँ रिडक्शन हो रहा है, कहा गया काम कर जिसको हम कैथोड बोलेंगे, क्योंकि हम स्पॉट बोल रहे हैं जिसको कैथोडिक स्पॉट कहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। फिर आगे अब देख रहे हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एनसीईआरटी में बातों को रोक करके इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कहता है ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपको पता है, H+ आयन। सवाल आता है ऑक्सीजन तो मानते हैं कि ऑक्सीजन तो है, लेकिन H+ कहाँ से मिल गया उसको, तो कहा गया कि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी घूम रहा है एटमॉस्फेयर में और वाटर भी घूम रहा है, और जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बताओ, H2CO3, क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड क्या बनाएगा, H+ आयन और CO3 2-, ये कार्बोनिक एसिड, कह रहे वहीं से आ रहे हैं सब। इसके अलावा आपको पता है कुछ ऐसे ऑक्साइड पाए जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में जिनकी मुलाकात वाटर से हो जाती है, वो एसिड बना देते हैं, जिसको कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड किसको कहा जाता है, आगे जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि ऐसे ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्शंस करके एसिड को जन्म देते हैं उनको एसिडिक ऑक्साइड, मतलब ऐसे ऑक्साइड भी घूम रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ऐसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी मिल करके कार्बोनिक एसिड बना दिया और फिर वो H+ रिलीज कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ से H+ आया। और ऑक्सीजन के तो आपको कुछ बताना नहीं, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन की कमी है नहीं, 21%, 20-21% पाया जा रहा है, तो कैथोडिक स्पॉट हो जाता है। चलो यहाँ पर सब कुछ हुआ, इन्होंने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ले लिया, ठीक है ले लो भाई तुम वाटर बना दो, लेकिन अब यहाँ पर एक तो उसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया और प्लस Fe2+ के, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या कर जाते हैं वहाँ पर H2O, और यहाँ पर ठीक है H2O से रिएक्शंस कराता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर O2 से रिएक्शंस कराता है, और ये मिला करके इसको बना देते हैं Fe2O3, एक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये ऑक्साइड फर्दर क्या हो जाता है कुछ और वाटर से रिएक्शंस करता है और यहाँ पर बना लेते हैं Fe2O3.XH2O, और ये फाइनली Fe2+ बन गया। तो इनके शिकार में आ गया, इन्होंने क्या किया, खुद से रिएक्ट करा करके इनको Fe2O3 बना दिया, और Fe2O3 को फिर से क्या करता है, और जो मॉइस्चर था वहाँ पर जो भी था ठीक है उनको देता गया, और एक समय आया यहाँ पर Fe2O3.XH2 बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। आया समझ में, रस्टिंग, यही रस्ट जो हम लोग बाद में देंगे ना, इसको रगड़ते हैं तो आपको वहाँ पर वो रस्ट के रूप में बाहर निकलता है, तो यही है Fe2O3.XH2। बताओ आपको समझ में आया कोरोजन कैसे होता है, ठीक है। दो स्पॉट क्या होते हैं समझ में आया, एनोडिक स्पॉट कहाँ पर, जहाँ पर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, कैथोडिक स्पॉट जहाँ पर ऑक्सीजन और H+ आयन उसका वेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल के थ्रू ही क्या कर जाता है, चलते चलते वहाँ पर पहुँच जाता है। जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर रिएक्शन करके क्या बना देता है, वाटर, ठीक है। चलो ठीक है वाटर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर यहाँ पर जो Fe2+ बन चुका था इसके ऊपर फिर से रिएक्शंस करके उसको ऑक्साइड फॉर्म बना देता है। अगर आप देखा जाए यहाँ पर 2+ था और इसमें क्या हो जाता है, ये 3+ का ऑक्साइड बना देते हैं, इसको लालच दे देते हैं कि 2+ से तुम्हें 3+ बना देंगे, और जब 3+ का ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है 3+ का यहाँ पर ऑक्साइड बना देते हैं, और उसके बाद उसको कुछ और वाटर पकड़ाने लगता है, और फाइनली वो एक रस्ट के रूप में मेटल से अलग होने लगता है, ठीक है, कोरोजन होने लगा उसका। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ, अगर आपको नोट करना होगा तो आप इसको नोट कर सकते थे। और अब क्या हो जाता है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, थ्योरी में क्या है, मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कोरोजन इसेंशियली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, मतलब वहाँ पर भी इलेक्ट्रोड कैथोड देखने को मिलेगा। तो बताएगा एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ठीक है। पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ पर आयरन होता है वहाँ पर वो एनोड का काम करता है, ठीक है। एट दैट स्पॉट वी हैव एज अ एनोड एंड वी कैन राइट द रिएक्शंस, कह रहे हैं मतलब वहाँ पर क्या होगा उस स्पॉट पे, मतलब एनोडिक स्पॉट। आयरन इलेक्ट्रॉन को निकाल, चूंकि मैं 2 मोल के साथ यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो आपको पता है टोटल 1 से 2 निकलते थे, 2 मोल के साथ 4 निकलेगा। और आपको पता है यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा गया मतलब रिडक्शन वाला, तो 0.44 वोल्ट इतना आया माइनस के साथ,
चलो अब आगे क्या सुनाता है हमें। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू एनोडिक स्पॉट। जो एनोदर स्पॉट एनोडिक स्पॉट से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया है वो मेटल के थ्रू ही घूमते घूमते अनदर स्पॉट मतलब दूसरे स्पॉट पे पहुंचता है मेटल के ऑन द मेटल एंड रिड्यूस किसको रिड्यूस करता है ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। अब जो O2 था उसको रिड्यूस करता है किसकी प्रेजेंस में H प्लस के प्रेजेंस में और उस स्पॉट का एक नाम दिया जाए कहा जाए कैथोडिक स्पॉट। और कह रहे ये H प्लस कहाँ से पा गया उसके बारे में बताना शुरू करता है। H प्लस इज अवेलेबल फ्रॉम H2CO3 कार्बोनिक एसिड के रूप में। ये कैसे बना फॉर्म ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर। एयर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके कार्बोनिक एसिड बना है और ये क्या कर रहा है आपको पता है H प्लस हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। ये आपके एनसीईआरटी वहाँ पर बना है Fe2 प्लस बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर वाटर बन रहा है फिर Fe2 प्लस बना रहे हैं फिर वो क्या करता है ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन करके इसका ऑक्साइड बन जाता है फिर उसके बाद वो यहाँ पर आगे की कहानी आपको आगे सुनाता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर H प्लस आयन and water may also be available due to dissolution of other acidic oxide from the atmosphere। कह रहे हैं कि और एक इसका रीजन हो सकता है H प्लस आयन का कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एसिडिक ऑक्साइड हैं तो उन्हीं से रिएक्शंस करके वो क्या कर जाता है वहाँ पर एसिड बनाता है। चलो अब आते हैं यहाँ पर कैथोडिक स्पॉट पे चर्चा करते हैं। एनोडिक स्पॉट पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ Fe2 प्लस का फॉर्मेशन। कैथोडिक स्पॉट पे ऑक्सीजन H प्लस की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वाटर बनता है। और मैंने आपको बताया था कि वाटर से अगर हम क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस निकालते हैं एक O2 तो 4 इलेक्ट्रॉन को उसको क्या करना था रिलीज करना पड़ता था। वैसे अगर O2 और H प्लस मिल करके यहाँ पर क्या करते हैं वाटर बनाना चाहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस दौरान जो यहाँ पर वोल्टेज देखा गया ठीक है पोटेंशियल देखा गया जो वोल्टेज है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वो आपको यहाँ पर 1.23 मिल रहा है ठीक है ऐसा कुछ होता है मतलब O2 से हम यहाँ पर ये बना रहे हैं। चलो अब यहाँ पर आपको बताया गया ओवरऑल रिएक्शंस में हमने देखा Fe का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर ओवरऑल E0 से अगर निकालना है तो मैंने कहा था ऑक्सीडेशन का प्लस रिडक्शन का हम जोड़ के निकाल सकते हैं। सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब देखना हुआ क्या यहाँ पर। चलो ये तो ओवरऑल रिएक्शंस थे लेकिन अब कह रहे हैं द फेरस आयन मतलब Fe2 प्लस को कहते हैं फेरस आयन ना Fe2 प्लस को फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस। Fe2 प्लस को कह रहे हैं भाई इनको पहुंचा दे रहे हैं ये लोग Fe3 प्लस में ठीक है विच कम्स आउट एज अ रस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और वही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन करके बाहर निकलता जा रहा है ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बताया रहे Fe2 प्लस को वाटर और यहाँ पर H2O की प्रेजेंस में क्या बनाया गया यहाँ पर आप देख रहे हैं Fe2O3 और H प्लस में रिलीज हो रहा है। फिर Fe2O3 में यहाँ पर इसका 3 प्लस ऑक्सीडेशन होता है। फर्दर यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं और भी जितने भी वाटर इसको मिल रहे हैं वहाँ पर H2O से मिल करके अपना यहाँ पर Fe2O3.X2 बनाता है और मैंने कहा यही रस्ट के रूप में वहाँ से उस मेटल से बाहर निकलने। ये पूरा रस्टिंग का आपकी कहानी दिखाई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन या फिर प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को अगर हम क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया देखो हो सकता है मान लेते हैं हमारी मेटल की रॉड है कोई हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ये क्यों इसका क्यों कोरोजन हो रहा है क्योंकि इसकी मुलाकात डायरेक्टली एयर से हो रही है और वाटर से हो रही है तो वही लोग इसका शिकार कर रहे हैं और इसको रस्ट बना रहे हैं। तो अगर हम क्या करते हैं इसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग कर दे जिससे कि एयर और वाटर आए तो इस मेटल से डायरेक्टली इसका कांटेक्ट ही ना हो पाए इसके ऊपर जो उपस्थित मेटल है उससे वहाँ पर हो और हम यही चाहेंगे इसके ऊपर जो मेटल है ठीक है इसके ऊपर जो मेटल है ठीक है जिसकी कोटिंग हमने की इसके ऊपर मेटल की जो प्लेटिंग कर दी इसके ऊपर या तो वो एयर वाटर से रिएक्शंस ना करे ऐसा कोई सेलेक्ट कर ले या फिर कोई भी ऐसा सेलेक्ट करे अगर वाटर और एयर से रिएक्शंस करता है तो करने दे लेकिन खुद रिएक्शंस करे लेकिन उस मेटल को प्रोटेक्ट कर ले ठीक है। तो वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कह रहे हैं दिस कैन डन बाय द कवरिंग सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल जैसे टिन एंड जिंक दैट आर इनर्ट ऑफ रिएक्टेंट टू सेव द ऑब्जेक्ट। हम कह रहे हैं कुछ ऐसे मेटल की कोटिंग उसके ऊपर कर देते हैं जैसे कि टिन हो जाए या फिर जिंक हो जाए इनकी कोटिंग करते हैं जिससे कि या तो वो क्या करे उससे रिएक्शंस कर जाए एयर से ठीक है या तो ना करे उससे
लेकिन ये है कि उस मेटल को प्रोटेक्ट कर ले, ऐसा हमें कोई सेलेक्ट करना पड़ता है। कह रहे एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर मेटल लाइक मेटल जिंक, ठीक है, विच कोरोड्स इटसेल्फ बट सेव द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं वहां पर किसी ऐसे मेटल की कोटिंग करते हैं जो उसके ऊपर चढ़ तो जाएगा, मतलब वो भले खुद वहां पर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाता है उस मेटल को बचा कर रखता है। जैसे आयरन की बात है, लोहे के ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे अच्छी होती है गैल्वेनाइजेशन करना, उसका जिंक की कोटिंग कर देती है। और जिंक क्या करेगा, ऐसा नहीं, जिंक तो एयर्स और वाटर से रिएक्शन करके धीरे 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 हटता रहेगा, लेकिन आयरन को रिएक्शन करने नहीं देगा, ठीक है। तो ये वहां पर आपको कहा गया कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड अ सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड, जैसे अनदर मेटल जैसे मैग्नीशियम और जिंक, विच कोरोड्स, जो खुद का कोरोजन करवा लेगा बट सेव द ऑब्जेक्ट, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को बचा करके रखता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं, आयरन की रस्टिंग को अगर रोकना है तो सबसे अच्छा होता है वहां पर गैल्वेनाइजेशन करना, मतलब जिंक की कोटिंग करना सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, क्योंकि जिंक का वैसे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर देखा जाए काफी कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो आयरन के ऊपर काफी अच्छे से वहां पर उसको चढ़ाया जा सकता है। तो चलो यहां पर देखो, यहां पर क्या गया, रिएक्शन टेक प्लेस एनोड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में कौन सी रिएक्शन होती है बताओ, एनोड पे। ड्राई सेल मतलब लैक्रेंशिया सेल, किसका बना था एनोड, जिंक का, जिंक का जो आपको बताया था, ठीक है। और उसका क्या होता था, ऑक्सीडेशन। अब बताओगे बी वाला, Zn से Zn2+ बन जाएगा। फिर आपको यहां पर कहता है एमंग द फॉलोइंग शेल, एमंग द फॉलोइंग शेल यहां पर आपसे कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताता है, प्राइमरी बैटरी का एग्जाम्पल बताना आपको, प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल कौन से होंगे। लैक्रेंशिया सेल कौन सा, सेकेंडरी, गया काम से। निकल कैडमियम सेकेंडरी, गया काम से। लेड, सॉरी लैक्रेंशिया, लेड स्टोरेज, ये तो है यहाँ पर आपसे प्राइमरी बोला गया ना। लैक्रेंशिया सेल क्या हो जाता है बताओगे, इसको ड्राई सेल कहते हैं, ये तो है प्राइमरी का एग्जाम्पल, लेड स्टोरेज नहीं है, ठीक है। और मरकरी वाला तो बताओगे यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। फर्स्ट एंड फोर्थ एग्जाम्पल होंगे किसके, अब बताओगे यहाँ पर, ठीक है, प्राइमरी बैटरी का। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरीज कैन नॉट बी रीयूज्ड, कौन सी ऐसी बैटरी है जिसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब प्राइमरी बैटरी की बात कर रहा है। और इसमें से बताओ, लेड स्टोरेज सेकेंडरी बैटरी है, निकल कैडमियम सेकेंडरी बैटरी है, मरकरी ये प्राइमरी बैटरी और उसी को टिक करता है, ठीक है। आप बताओगे यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाता है। चलो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी द रिएक्शंस एट एनोड इज रिप्रेजेंटेड बाय। लेड स्टोरेज बैटरी की चार्जिंग के दौरान वो भी एनोड पे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बना है, जो पूछा गया है, यहाँ पर उन्होंने अब चीजों को पलट दिया। उनको पता है चार्जिंग के दौरान अब एनोड कैथोड बन जाएगा और कैथोड क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है। अब जो कैथोड एनोड बना है उसी पे बात कर रहे हैं। और वहां पर मैंने कहा था PbSO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbO2 में। तब बताओ ये 2+ से किस में हो जाएगा, 4+ में, ठीक है। अब उसमें ये तो बताता पहले जो एनोड था उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एनोड पे क्या होगा तो बताओगे, अब वहां पर जो पहले कैथोड हुआ करता वही एनोड बना है और वहां पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, PbSO4 से Pb4+ बनाएगा, मतलब PbO2 बनाएगा। चलो अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन बाय जिंक कोटिंग इज कॉल्ड। अगर जिंक की कोटिंग करके हम आयरन को प्रिवेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं भाई, इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन द आयरन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोरोजन इज। अगर हम क्या करते हैं वहां पर मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन यूज करते हैं, तो यहाँ पर याद रखना हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं, वो सबसे अच्छा मेथड वहां पर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक था बैटरी वाला जो टॉपिक था और यहाँ से आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर पे आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, आज इतना करते हैं, ठीक है। थैंक यू।